All right, everybody. बच्चे पार्टी. Very, 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 very beautiful. Good morning. कैसे हैं आप लोग? I hope everybody is doing very, very good. बेटा जी, let me quickly check if we are perfectly live. एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए क्या मैं लाइव हूं. All right, am I live? हाँ जी, यस वी आर लाइव. अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग बेटा. एवरीबडी गुड मॉर्निंग. आ जाओगे आज की क्लास में. सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बड़ा स्वागत है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. तो चलिए जी, हम क्या कर रहे थे, अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और उसी को हम आगे आज बढ़ाने वाले हैं. तो आई होप कि आपने कल की क्लास अच्छे से रिवाइज की है. तो जो भी बच्चे चाहे एग्जाम सितंबर में दे रहे हो, चाहे आप अपने एग्जाम जनवरी में दे रहे हो, आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं सीए फाउंडेशन के एकदम तगड़े तरीके से अपनी तैयारी को करने के लिए. चलिए, ओके. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग है. यश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अमृता. बेटा मैडम बैठी, मैडम को करो विश पहले. हैं आपस में बातें करनी है तुम्हें. इधर आ जाओ चुपचाप. चलो ओके, आ जाओ बच्चे. चलो मैडम जी, चलिए सबसे पहले तो तुम लोग को कल की क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था. क्या होमवर्क दिया था? एक्सप्लेन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट. एंड एक आपको एक और होमवर्क दिया था, कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट में क्या फर्क है. सभी बच्चे बताएंगे, लिख कर आए क्या? हाँ बता दो. सभी बच्चे होमवर्क करके आए कि नहीं आए? जल्दी जल्दी जवाब देंगे मुझे. एवरीबडी जल्दी जवाब दे दो. बताओ होमवर्क करके आए हो कि नहीं. अब देखो, मैं ऐसे तुम्हारे सामने फिजिकली तो नहीं हूं कि मैं आके तुम्हारी कॉपी चेक कर लूं कि बेटा दिखा चल कॉपी में लिख कर आया कि नहीं. पर आई होप तू ऐसा मेरा बात मानता है और आई होप कि आप लोग क्या है कि अच्छे से अपना काम करते हो जो मैं कहती हूँ, है ना. होमवर्क करते हो. मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो बच्चा रोज होमवर्क करेगा ना बेटा, उसके राइटिंग स्किल्स इतने ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे ना कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप आराम से अपने आंसर्स को लिख पाओगे अगर इफ यू राइट एंड प्रैक्टिस. ठीक है, चलो ओके, स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? कल की क्लास में हमने बहुत बेसिक चीज पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैडम कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो किसी तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं मैडम कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट मतलब एक आदमी प्रपोजल देगा, दूसरा आदमी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देगा तो प्रॉमिस बन जाएगी, उसे ही कहते हैं अग्रीमेंट. लीगल ऑब्लिगेशन मतलब अब तुमने अपना पार्ट पूरा नहीं किया ना तो मैं तेरे को कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगी. हाँ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है. अच्छा ओके मैडम, ये तो हमने कल की क्लास में कॉन्ट्रैक्ट को लेके पढ़ लिया था. फिर हमने बोला था यार ऐसे भी अग्रीमेंट्स होते हैं. कुछ अग्रीमेंट्स जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं उन्हें तो हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट. अब जो अग्रीमेंट्स लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, जैसे सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, ये सब कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते. अब मैंने तुमको बोला कि चलो मूवी पे चलते हैं, मैं नहीं आई तो तुम क्या मुझे कोर्ट में लेके जाओगे? ये मजाल तुम्हारी, नहीं ले जा पाओगे. ठीक है, क्योंकि ये अग्रीमेंट्स लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं. ओके मैडम, तो बेटा कल की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था. उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? उसके बाद हमने ये चीज स्टार्ट की थी कि देखो, हमने स्टार्ट किया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट एकदम ठीक से हो, वैलिड हो, उसके लिए सबसे पहले दो पार्टीज का होना जरूरी है. किसका होना जरूरी है? दो पार्टीज. एक होना चाहिए जो ऑफर दे और एक जो ऑफर को एक्सेप्ट करे. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होनी जरूरी होती है. इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने का. क्योंकि अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं हो रहा, सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, इनमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट ही नहीं हो रहे, तो मैडम ये सारे फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं. अच्छा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, ये पढ़ते हैं आगे. चलो आ जाओ.
चलिए आज की क्लास को बच्चों स्टार्ट करें, लेके प्रभु का नाम। आ जाओ बच्चों जल्दी। ओके चलिए, ओके तो ये क्या कहता है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तुमने लिख के बनाया हो, अब तुम मुझे अपनी जमीन बेच रहे हो तो हमने लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया हो सकता है। अब हो सकता है कि बोलकर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया हो। लैग आ गया, क्या हो गया, इसको लैग आ रहा है। ऑल राइट, ओके बेटा, लेट मी चेक लाइव है क्या। हाँ जी, अभी सही है बच्चे बाड़ी, अभी बता देंगे। क्लियर ना हो, सॉरी यार, थोड़ा सा ना आज इंटरनेट इशू आ गया, उसके लिए क्षमा है, क्षमा आप सभी से क्षमा है। थोड़ी सी इंटरनेट इशू कभी कभी आ जाती है, इंटरनेट नहीं था एक्चुअली, बट ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हौसला नहीं हारेंगे। आ जाओ बच्चों, चलिए ओके। आगम आगम आज ही बेटा डाल दूंगी, मैं आज ही डाल दूंगी, नीचे लिंक डाल दूंगी। चलिए ओके बेटा आ जाओ, एवरीबडी ध्यान से सुनेंगे। चलो हम क्या बोल रहे थे, कुछ और भी फॉर्मेलिटीज होती है मैडम। क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है लिख के एंटर किया गया हो, जैसे बड़े बड़े अमाउंट का जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे जब आप कोई जमीन खरीद रहे हो, आप कोई मशीन खरीद रहे हो, तो आप लिख के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो क्या? हाँ, अरे भाई डॉक्यूमेंट रहेंगे ना आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट आप बोलकर भी एंटर कर जाते हो क्या? हाँ, बोलकर भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। तो कहता है एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। कहता कोई फर्क नहीं है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बोलकर एंटर किया हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लिखकर एंटर किया हो, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एंटर कर लिया तो हो सकता है बोलकर किया हो सकता है लिखकर किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे, देखो तुम्हारे फायदे में है। सच बोल रही हो क्या बात? कह रहे देखो दोनों पार्टीज के हित में तो यह है कि लिखकर एंटर करो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि लिखकर एंटर करोगे तो तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट रहेगा, सबूत रहेगा। बोली का क्या है, आज ये है कल कुछ और है, कल मैं कुछ और कह दूं तो फिर। तो कहता है लिखकर किया हुआ ज्यादा बेटर है। वैसे तो बोलकर कर लो, लिखकर कर लो, तुम पर है, पर लिखकर करोगे तो बेटर है ना जी? ओके मैडम, समझ आ गया मैडम, ओके। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable। कहता देखो एग्जाम्पल दिया हुआ यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन में हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे मान लो अगर तुमने इंश्योरेंस वगैरह करवाया तो तुमको रिटन में, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्या? तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, तुमने अपना घर बार सब इंश्योर करवा कर आ गए तुम, तो रिटन में होना चाहिए क्या? हाँ, अगर रिटन में नहीं होगा तो कल चलकर सामने वाली पार्टी क्या कह देगी कि नहीं तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ही नहीं। तो कहते हैं देखो वैसे बोलकर कर लो, राइटिंग में कर लो, पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होंगे तो बेटर होंगे, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लो आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ये सब है ना राइटिंग में होंगे ना तो बेटर होगा। कहता है इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉज विच इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल। कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी इमूवेबल लैंड को बेचते हो, बिल्डिंग को बेचते हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते हो ना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर भी करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास जाके। तो कहते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में। जैसे तुम अगर मान लो कोई छोटी मोटी चीज खरीद रहे होते हो तो उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं होता, लेकिन अगर आप लैंड, बिल्डिंग, ये बड़ी बड़ी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को बेचते हो ना, तो कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको जाके कानून के पास रजिस्टर भी करवाना होता है। तो ये अदर फॉर्मेलिटीज की बात कर रहा है जो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। एवरीबडी, सबको समझा गया? सबको समझा गया? मैडम ये तो बहुत सिंपल बातें कह रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो या बोल करो कोई फर्क नहीं है, पर राइटिंग में होगा तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग में होना जरूरी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा जाए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये अदर फॉर्मेलिटीज है कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, ठीक है? ओके मैडम, अब इधर आ जाएंगे एवरीबडी। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स ना सर्टेन होने चाहिए। मतलब लेट्स से मेरे को एक बात बताओ, ए अग्रीज टू सेल बी। ए ने बी को बोला मैं तुझे 100 टन ऑफ ऑयल दूंगा। ए ने बेटा बी को बोला मैं तुझे 100 टन तेल बेचूंगा, लेकिन देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल। लेट्स से ए है ना सनफ्लावर ऑयल में भी काम करता है,
ए ऑलिव ऑयल में भी काम करता है, पीनट ऑयल में भी काम करता है। ए ने बी को बोला मैं तुझे 100 टन तेल बेचूंगा। कौन सा तेल बेचूंगा ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ। तो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। मतलब ऐसे मैं तुझे तेल बेचूंगा, कौन सा तेल, तो ये तो आपने डिसाइड ही नहीं किया। कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्या होना चाहिए, कहता है अग्रीमेंट बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। जो अग्रीमेंट से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहता है अग्रीमेंट बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। वेग मतलब धुंधला, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जो चीज आप खरीद बेच रहे हो या कोई भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ Limited agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years. Let's say XYZ ने Mr. A को एक लैंड लीज के ऊपर दे दी अनगिनत सालों के लिए। ये काय का कॉन्ट्रैक्ट हुआ यार? आपको साल तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना। अगर आप अपनी जमीन किसी को लीज पे दे रहे हो तो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 100 साल के लिए, कितने साल के लिए दे रहे हो वो तो डिसाइड करना पड़ेगा। तुम इनडेफिनेट पीरियड के लिए दे सकते हो क्या? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैं तेरे को ये लीज देता हूं इनडेफिनिट ईयर्स के लिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। कहता देखो ये काय का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कहता देखो एक अग्रीमेंट बिल्कुल क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। ठीक है एवरीबडी, सबको समझा गया? तो आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हो? आप लोग अभी ये पढ़ रहे हो कि भैया जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। जैसे दो पार्टीज का होना जरूरी है, जैसे अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, अग्रीमेंट बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। हो सकता है लिखित में हो सकता है लिखित में ना हो सकता है बोल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखित में होगा तो देखो ज्यादा बेटर होगा, क्या दिक्कत है ना जी? ओके। उसके बाद कहता है देखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। मेरे को बताओ, ए है, जैसे तुम वादे वगैरह करते हो ना, क्या ए ने बी को बोला बी तुम मुझे अपना लैपटॉप दे दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए एक स्टार तोड़कर लाऊंगा। बताओ ये सब बातें, ये तुम ये करे मत करो, बातें इम्पॉसिबल है बातें करना। क्या ए बोला कि मैं तेरे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा, बी तुम अपना प्यारा लैपटॉप मेरे को दे दो। ये काय का अग्रीमेंट हुआ? ये अग्रीमेंट पॉसिबल है क्या परफॉर्म करना? तुम तारे तोड़कर ला सकते हो क्या? नहीं। ओके लेट्स से ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला कि एक काम करो, तुम मुझे ये लैंड दे दो, बदले में मैं मैजिक करके तुमको लेट्स से तुम्हारे कोई डेड आदमी को जिंदा कर दूंगा। ए ने बोला मैं तुम्हारे कोई डेड आदमी को जिंदा कर दूंगा मैजिक से, तुम अपनी ये लैंड मुझे दे दो। ये काय का अग्रीमेंट हुआ? अरे ये पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। कहता है अग्रीमेंट के टर्म्स ऐसे होने चाहिए जो केपेबल हो परफॉर्मेंस के। मतलब ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए जिसे आप परफॉर्म कर सको, ऐसा काम जिसे आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल, तो वो नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को सोना चांदी डिस्कवर करके दे दूंगा मैजिक से, तू मुझे 10,000 रुपए दे दे। ऐसा होता है क्या? नहीं। कहता है अग्रीमेंट शुड बी सच जो कि परफॉर्म करना पॉसिबल हो। ये सब वादे वूदे करो मत, क्योंकि ये एक्ट इम्पॉसिबल है। तो कहता है अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्म हो सके। ऐसे वादे चीदे करके ये सब जो हो ही ना पाए वो कैसे कर सकते हो रे? हो ही नहीं सकता ना मैडम। हाँ वेरी गुड। हाँ यश कह रहे तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। तुमको ये सू कर देना चाहिए, ये अग्रीमेंट ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है। मुझे बताओ, एक बॉय गर्ल को बोल रहा है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। मुझे बताओ क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? तुम बताओगे तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है? ये फालतू गाने बना देते हैं बॉलीवुड वाले। मुझे बताओ क्या ये वैलिड है कि नहीं है? तुमको बोलना चाहिए ये वैलिड ही नहीं है, लड़की को समझाना चाहिए ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, मत एंटर करो इसके साथ। क्या है ये अग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं है। ठीक है ओके चलो एवरीबॉडी समझ गया मैडम। नक्को मैडम, हम तुम लोग तो एकदम होशियार बच्चे हो, तुम लोग समझ गए हो ये वैलिड अग्रीमेंट नहीं है। चलिए एवरीबॉडी समझा। तो मुझे एक बात बता दो, सारे बच्चे प्यार से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। क्या मैडम? देखो एक सब्जी बनानी होती है घर में, सब्जी छोड़ो कोई डिश बनानी है घर में, डिश के इंग्रेडिएंट्स ठीक होने चाहिए क्या? तुम बताओ। अगर तुम घर में कोई डिश बना रहे हो तो डिश के अग्रीमेंट निकल रहा है, डिश के इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होंगे तो डिश भी ठीक बनेगी। वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा?
एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? कहता है जब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होगी। क्या होगी? द्विटा पार्टी, दो पार्टीज, टू पार्टीज होगी। अच्छा ओके मैडम, टू पार्टीज का होना जरूरी है। एक आदमी ऑफर देगा, एक आदमी प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, अब ये क्या कहता है? दूसरी चीज कहता है देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ये ऐसा होना चाहिए जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। अगर आप कोई सोशल अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो या डोमेस्टिक अग्रीमेंट है तो ये सब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। अब ये अदर फॉर्मेलिटीज में तो इन्होंने छोटी मोटी सी बात बोली। कहते देखो या तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कर लो या तो ओरल कर लो, लिखित में होगा तो बेटर होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तो लिखित में ही होने चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल परचेज करते हो तो वो सब तो आपको रजिस्टर भी कराना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बोला देखो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए एंड नॉट इनडेफिनिट। मतलब तुमने लीज पे अनगिनत सालों के लिए लैंड दे दी, ये कोई अग्रीमेंट वैलिड है क्या? नहीं, सर्टेन होना चाहिए। तुम क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो ये डिसाइडेड होना चाहिए। अच्छा ओके मैडम, सर्टेनिटी होनी जरूरी है। और कहता है पॉसिबल भी तो होना चाहिए परफॉर्म करना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चांद से फलक से मैं चांद लाऊंगा, फलाना लाऊंगा, तारे तोड़कर लाऊंगा, हाँ सूरज को जमीन पे ले आऊंगा, ये सब क्या है? परफॉर्म करना पॉसिबल है या नहीं? तो फिर गलत है ना मैडम ये सब अग्रीमेंट। हाँ झूठे वादे हैं ये, बिलीव मत करना इस पे। ओके बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सेक्शन 10 भी कुछ कहता है। सेक्शन 10 कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए और भी बातें जरूरी है। क्या बातें? अभी देखो, अभी तो तुमने कुछ कुछ बेसिक बातें सीखी, सर्टेन होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, और भी कुछ कुछ बातें होती है। कहता क्या? तो देखो कहता क्या, तो अपने देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सेक्शन 10 कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना पड़ा, मतलब अग्रीमेंट होना जरूरी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले तो अग्रीमेंट होना जरूरी है। तो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो क्या? अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब एक आदमी प्रपोजल देगा, कहता है एक प्रपोजल देगा, जब सामने वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगी। तो कहता है देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले अग्रीमेंट होना जरूरी, मतलब दो लोग एक चीज पर अग्री करने जरूरी है। मैंने तुमको बोला ए तू जमीन खरीद ले मेरी 1 करोड़ रुपए की, तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं खरीदना, तो अग्रीमेंट बना ही नहीं ना। अग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब प्रॉमिस, दो लोगों के बीच में प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसमें आपस में हमें कोई चीज मिल रही है, तुमको लैंड मुझे पैसे, तो कंसीडरेशन है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ। तो कहता है देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला बेसिक चीज तो आप किसी बात पे अग्री करो। अग्रीमेंट कब होगा? जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक चीज पे एक समय पे एक तरीके से अग्री करेंगे तो अग्रीमेंट बनेगा। तो कहता है अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस मतलब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाती है। ये तो आपने कल ही पढ़ा था। हाँ हाँ वेरी गुड। यश कह रहे हैं मैडम मीटिंग ऑफ माइंड्स। हाँ हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू यश, वेरी गुड। चलो अब दूसरा क्या है बेटा? अब दूसरा क्या है देखना, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। मैडम फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? एवरीबडी ध्यान से सुनना। कहता है दो या दो से ज्यादा लोग का जो कंसेंट है व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कहता है देखो अगर ए कह रहा है कि मैं अपनी जमीन बी को बेचता हूं, ए कह रहा है ए कह रहा है ये ले मेरी लैंड ले ले, बदले में मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे। तो मुझे बताओ आप बी को फोर्स कर सकते हो क्या खरीदने के लिए? बी के ऊपर जबरदस्ती कर सकते हो क्या खरीदने के लिए? नहीं। बी का कंसेंट मतलब बी की कंसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सहमति। कि कोई भी आदमी की सहमति क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती द्वारा नहीं होनी चाहिए। आप लोग सेम चीज को सेम सेंस में अग्री करने चाहिए। मतलब एक लैटिन फ्रेज है बेटा, कंसेंसस एड एडम, मतलब दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो जोर जबरदस्ती द्वारा नहीं एंटर करने चाहिए, कंसेंट देना है उनको। मतलब कंसेंट मस्ट बी फ्री, दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। अगर ए लैंड बेचना चाह रहा है तो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए बेचने की, और बी के ऊपर भी कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए खरीदने की। तो दोनों अगर एक चीज पे सहमति दे रहे हैं तो फ्री कंसेंट होना जरूरी है।
और कहता है कंसेंट, दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम चीज को सेम तरीके से वो लोग समझने चाहिए तो कंसेंट है माना जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, ए के पास दो गाड़ी है, एक है व्हाइट कार और एक है ब्लैक कार, ठीक है, दो गाड़ी है। ओके मैडम, ए अपनी व्हाइट कार बेचना चाह रहा है बी को, कितने में, 10 लाख रुपए में, और बी को ऐसा लग रहा है कि ए ब्लैक कार बेच रहा है। मेरे को एक बात बताओ, ए अपनी व्हाइट कार बेच रहा है बी को, लेकिन बी को ऐसा लग रहा है कि ए अपनी ब्लैक कार बेच रहा है, तो यहां पे दोनों सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं क्या? सारे बच्चे बताओ। ये तो सोच रहा है कि मैं व्हाइट कार बेचूंगा, बी सोच रहा है कि वो ब्लैक कार बेचेगा, तो मुझे बताओ क्या आप सेम चीज पे सेम सेंस में अग्री कर रहे हो क्या? ए तो कुछ और बेचने की सोच रहा है और बी कुछ और खरीदने की सोच रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंसेंट है? यहां पे कंसेंट नहीं है, क्योंकि आप सेम चीज को सेम सेंस में अग्री नहीं कर रहे। ए ने अग्री किया व्हाइट कार बेचने के लिए, बी ने अग्री किया ब्लैक कार खरीदने के लिए, तो मैडम कंसेंट नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग चीज सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेंट नहीं है। तो कहता है कंसेंट मतलब, वर्ड का मतलब क्या है, जब आप लोग सेम चीज को सेम सेंस पे अग्री करो। और कहता है कंसेंट बिल्कुल फ्री होना पड़ा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यही वाला मैंने, ए दो गाड़ी है ए के पास, एक रेड है ब्लैक है, जो एग्जांपल मैंने आपको अभी अभी दिया, देयर इज नो कंसेंसस एट एडम, ये क्या है, लैटिन फ्रेज क्या कहता है, कंसेंट होना पड़ा, दोनों सेम चीज को सेम सेंस में अग्री करने पड़े, और कंसेंट फ्री होना पड़ा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुमको एक बात बताती हूं, सारे बच्चे सुनना है। कहता क्या, अब देखो काला बिल्ला फिर आ गया क्लास में, काला बिल्ला है, देखो ये काला बिल्ला खड़ा था यहाँ पे, काला बिल्ला। ओके, काले बिल्ले, तेरे को मैंने नाम चेंज करने के लिए बोला था, नाम नहीं बदला तूने, ये अब ये काला बिल्ला है और ये मैं हूं, नहीं मैं नहीं, तुम लोग में से किसी को एक लेती हूं। ये कौन है, ये अजय है, अजय, ठीक है, काला बिल्ला भी खड़ा है, अजय भी खड़ा है, ठीक है। अजय के पास अजय के पास ना बेटा, अजय के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अजय के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एकदम बॉम्बे में पॉश एरिया में, सी फेसिंग, चकाचक अजय के पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। ओके, काला बिल्ला आया उसके पास, ठीक है, अजय के पास काला बिल्ला आया, काला बिल्ला ने अजय को ऐसा गन रखा, कहां, सर पे, अजय के सर पे ऐसे गन रख के काले बिल्ले ने बोला कि ये बिल्डिंग तू मुझे दे दे और बदले में तू मेरे से 50 लाख रुपया ले ले। तो काले बिल्ले ने 50 लाख रुपया निकाल के अजय को दे दिया, अजय के सर पे क्या रखी हुई है, गन रखी हुई है, और अजय ने अपने बिल्डिंग के कागजात काला बिल्ला को दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कंसेंट फ्री हुई? तुम लोग मुझे बता दो, क्या कंसेंट यहां पे फ्री हुई? नहीं मैडम, देखो कंसेंट फ्री होनी पड़ी। कहता है देखो, कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन। कोअर्शन मतलब जबरदस्ती, जैसे काले बिल्ले ने गन रख दी थी, किसके सर पे गन रखी थी, अजय के सर पे, तो अजय ने डर के अपनी जमीन उसको, अपनी लैंड उसको दे दी थी। तो कोअर्शन मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डराना धमकाना नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज अगर कंसेंट दे रहे हैं तो उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और क्या कहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, तुम आए मेरी क्लास में और मैंने बोला ये तेरी मोटरसाइकिल तो बहुत नई है, तुम बोल रहे हो हाँ मैडम कल ही खरीदी थी मैंने, BMW की मोटरसाइकिल है, बढ़िया है, एकदम जुप करके उड़ जाती है। मैंने बोला ये मोटरसाइकिल मुझे दे दे, बदले में 1 लाख रुपए दे दे, ये ले 1 लाख रुपए, ये मोटरसाइकिल मुझे दे दे। आप क्या कह रहे हो, मैडम ऐसे कैसे दे दूं, मेरी नई मोटरसाइकिल है, आपको कैसे दे दूं? मैंने बोला अगर तू नहीं देगा ना तो मैं तुझे एग्जाम में फेल कर दूंगी, देख ले, अगर तूने नहीं दिया ना तो मैं तुझे एग्जाम में फेल कर दूंगी। तो मैं तुम्हें क्या कर रही हूं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हूं, डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हूं, अपने पोजीशन का फायदा उठा के तुम्हें डोमिनेट कर रही हूं। तो मुझे बताओ ऐसा कंसेंट फ्री कंसेंट होगा क्या? नहीं। कहता है कंसेंट अगर जोर जबरदस्ती किसी को डोमिनेट करके, किसी के साथ फ्रॉड करके, किसी को झूठी झूठी बातें बोल के या मिस्टेक द्वारा एंटर करवाया गया है तो कंसेंट फ्री नहीं है। कहता है कंसेंट मतलब दो लोग एक चीज पे एक सेंस में अग्री करने चाहिए और कंसेंट फ्री होना चाहिए। जोर जबरदस्ती या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा कंसेंट ऑब्टेन आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहां पे जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है,
सारे बच्चे मैडम क्या, एवरीबडी इधर आएंगे, इधर आओ। ए सेज बी, ए ने बी को बोला, क्या, विल यू बाय माई रेड कार फॉर ₹30,000। ए ने बी को बोला कि तू मेरी लाल गाड़ी खरीदेगा 30,000 की। बी ने बोला हाँ मैं खरीदूंगा, तेरी लाल गाड़ी मैं खरीदूंगा। तो ये क्या हो गया, कंसेंट हो गया, कंसेंसस एड एडम, मतलब दो लोग, बोथ द पार्टीज सेम चीज को सेम सेंस में समझ रहे हैं, ठीक है, तो कंसेंट हो गया। अब मुझे बताओ, ए ने थ्रेटन किया बी को, ए ने बी को थ्रेट किया कि मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर तू मुझे 2,000 रुपए नहीं देता। तो बी ने चुपचाप उठा के 2,000 रुपए दे दिए। ए ने बोला एक गोली मार दूंगा, ऐसा शूट करने का, ऐसा बोला गोली मार दूंगा, नहीं देगा तो 2,000 रुपए दे दे। तो मुझे बताओ ये अग्रीमेंट कैसे एंटर किया गया है, कोअर्शन द्वारा एंटर किया गया है, मतलब जोर जबरदस्ती द्वारा एंटर किया गया है, हेंस ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कहता है देखो दोनों पार्टीज का कंसेंट क्या होना पड़ा, फ्री होना पड़ा, कंसेंट फ्री होना पड़ा। कंसेंट मतलब कंसेंसस एड इडम, मतलब दो लोग सेम थिंग को सेम सेंस में समझने चाहिए, और कंसेंट फ्री होना पड़ा मतलब कोअर्शन द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा, फ्रॉड द्वारा कंसेंट नहीं ऑब्टेन करना चाहिए। दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना पड़ा। बता दो एवरीबॉडी, सबको समझा गया? बच्चों 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 बच्चों, तुम समझे क्या मुझको, बता दो जल्दी से। क्लियर है मैडम? तो तुमने क्या देखा, सेक्शन नंबर 10 कहता है देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट अग्रीमेंट होना जरूरी, एक आदमी ऑफर देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा। फिर दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए, जोर जबरदस्ती द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं होगा वो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, पार्टीज बेटा केपेबल होनी चाहिए। मैडम कैपेसिटी मतलब क्या होता है, मैं तुमको एक पहले बात बताती हूं। क्या कहता है, देखो दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, एक है काला बिल्ला, ये है काला बिल्ला, काला बिल्ला और ध्वनि, ये लोग दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर रहे हैं, काला बिल्ला और ध्वनि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं ना बेटा, ये लोग केपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय केपेबल मैडम? दोनों आदमी लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, क्या हो गया उसमें? केपेबल मतलब क्या होता है? केपेबल मतलब ये कि ये लोग दोनों मेजर होने पड़े, मतलब 18 साल की उम्र के होने पड़े। ऐसा माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो आप क्या माने जाते हो? अगर आप लेस देन 18 ईयर्स हो, लेस देन 18 ईयर्स, तो आप क्या माने जाते हो बेटा? आप एक माइनर माने जाते हो। और माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कहता है दोनों पार्टीज 18 साल की उम्र के होने चाहिए। अगर तुम 18 साल की उम्र के कम हो मतलब तुम माइनर हो, और माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते, वॉइड होते हैं। अच्छा वैलिड नहीं होते, नॉट वैलिड, ओके। तो मेजर होने चाहिए, आप 18 साल की, काले बिल्ला और ध्वनि दोनों 18 साल का उम्र का होना चाहिए। अच्छा ये लोग दोनों अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब अब काला बिल्ला पगला नहीं होना चाहिए या ध्वनि पगली नहीं होनी चाहिए, दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सही दिमाग के होने चाहिए। मतलब ऐसे क्या है कि काला बिल्ला पगला चुका है थोड़ा थोड़ा, वो क्या है कि थोड़ा पगला पगला है, तो ऐसा चलेगा क्या? दो लोग पगले नहीं होने चाहिए, मतलब एक आदमी भी पगला नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। अच्छा ओके मैम मैंने आज वोट दिया है। अच्छा तो मतलब कह रहा है मैं साउंड माइंड का हूं, काला बिल्ला कह रहा है वोट देकर आया हूं मैडम, मैं मेजर हूं मैं और साउंड माइंड का भी हूं, सॉरी बेटा चला जा। और फिर तीसरी चीज, आप ना एलियन एनिमी नहीं होने चाहिए। मैडम एलियन एनिमी क्या होता है? मतलब ध्वनि कोई ऐसी कंट्री की नहीं होनी चाहिए जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री वॉर पे है। लेट्स से कंट्री XYZ, एक कंट्री है XYZ, उसके साथ इंडिया वॉर पे है, तो ध्वनि अगर XYZ कंट्री की सिटीजन है तो आप उस ध्वनि के साथ एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए सामने वाला। ओके ओके, तो इधर आ जाओगे सारे बच्चे, बच्चे कच्चे सब इधर से देखेंगे। मतलब मैडम पार्टीज शुड बी केपेबल ऑफ एंट्री इनटू दी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या? इधर आइएगा, इधर इधर आ, तीन चीजें सुनना। कहता है सेक्शन 11 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का
एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट कब होगा? कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? कहता वो लोग जिनकी एज मेजोरिटी की हो, मतलब 18 साल से उम्र के आप होने चाहिए। पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी 18। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो 18 साल के होने चाहिए। पर्सन बिलो 18, जो लोग 18 साल की उम्र के कम होते हैं वो लोग माइनर कहलाए जाते हैं, और वो लोग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। उन माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, तो कहता है दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो लोग मेजर होने चाहिए, एज होनी चाहिए मेजोरिटी की, मतलब 18 साल की उम्र के होने चाहिए। जो लोग 18 साल की उम्र के कम होते हैं वो माइनर होते हैं, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते, वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड होने के लिए मेजोरिटी एज होनी चाहिए। अच्छा, ए सारे बच्चे, कोई भी बच्चा ये नहीं करना चाहिए, क्या बदमाशी मत करो रे चैट सेक्शन में। साउंड माइंड का होना चाहिए। मैडम व्हाट डू यू मीन बाय साउंड माइंड? साउंड माइंड के होने चाहिए। कहता है पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब ही शुड बी इन हिज सेंसेस so that he understand the implication of the contract at the time of entering into the contract. साउंड माइंड का आदमी मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझता है। अगर एक लुनाटिक मतलब एक पगला हुआ या इडियट, देखो आप बोलते हो ना एक दूसरे को ए तू इडियट है क्या, लॉ भी बोलता है, लॉ भी वर्ड इडियट को रिकॉग्नाइज करता है। इडियट मतलब वो आदमी जो ठीक दिमाग का नहीं है, या जो ड्रंकन है जिसने अल्कोहल या कोई भी चीज का कंजम्पशन किया हुआ है, या कोई भी आदमी जो इंटॉक्सिकेटेड है, कोई ड्रग्स कंज्यूम करके बैठा हुआ है, तो वो आदमी साउंड माइंड का आदमी नहीं होता। जिसने ड्रिंक की हुई है, जिसने ड्रग्स लिया हुआ है, जो खुद से ही पगला है दिमाग से, लुनाटिक है, इडियट है, कहता है ऐसे आदमी साउंड माइंड के आदमी नहीं है। तो ऐसे आदमियों के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो जो साउंड माइंड के नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। साउंड माइंड का आदमी मतलब कौन सा आदमी होता है बेटा? जो टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशंस को पूरी तरह से समझ पाए, अपने सेंसेस में हो, वो हो गया साउंड माइंड का आदमी। अच्छा तीसरा क्या है, सारे बच्चे सुनना। कहता है अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस, मतलब ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो डिस्क्वालिफाइड हो। मतलब कहता है एलियन एनिमी, जैसे अगर आप ऐसी कंट्री की सिटीजन हो जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री वॉर पे हो, तो आप एलियन एनिमी हो। एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, वो लोग डिस्क्वालिफाइड है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया जा सकता, वो लोग डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फॉरेन सुवर्जेंस। मैडम फॉरेन सुवर्जेंस मतलब कौन होते हैं? सारे बच्चे ध्यान से सुनना। मैडम फॉरेन सुवर्जेंस मतलब कौन होते हैं बेटा? जैसे इंडिया के अंदर कोई, जैसे आपने सुना होगा एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स मतलब फॉरेन सुवर्जेंस, या फॉरेन के कोई किंग वगैरह। लेट्स से भूटान में जैसे अभी भी क्या चल रहा है, मोनार्की चल रहा है, तो भूटान के किंग अगर आ जाते हैं इंडिया, या फिर मान लो कोई फॉरेन एम्बेसडर, जैसे एक आदमी जो यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, वो हो गया फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन सुवर्जन। यूएसए को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब जैसे होता है ना इंडिया में अलग अलग एम्बेसीज है, इंडिया में हर कंट्री की एम्बेसी है, दिल्ली में बहुत सारे कंट्रीज की एम्बेसीज है, तो जैसे यूएस की एम्बेसी भी है कहाँ, इंडिया में। तो यूएस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आदमी इंडिया में बैठा हुआ है वो क्या हो गया, फॉरेन सुवर्जन। या फॉरेन का कोई किंग वगैरह आ जाता है, तो आप उन लोगों को सू कर सकते हो क्या? नहीं, ऐसे आप उनको सू नहीं कर सकते। तो आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर मत करो, क्योंकि आप उनको सू ही नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे लोगों को केस फाइल करना है ना ऐसे लोगों पे, तो आपको पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो कहता है फॉरेन सुवर्जेंस दे आर डिस्क्वालिफाइड, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर मत करो। फॉरेन सुवर्जेंस जैसे किंग्स हो गए, जैसे यूएसए कोई इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई यूएस का एम्बेसडर, या कोई चाइना को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई जापान को जो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फॉरेन सुवर्जेंस है, उनको आप ऐसे सू नहीं कर सकते, उन पे केस फाइल नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के। तो कहता है ये लोग डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर मत करो। कन्विक्ट्स मतलब एक आदमी जिसको सजा मिली हुई है, जो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। कन्विक्ट मतलब जिसको सजा मिली हुई है, जैसे एक आदमी है मिस्टर एक्स, जिसको सजा मिल गई है, वो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, तो तुम वो तिहाड़ जेल वाले आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो क्या? नहीं, वो कॉन्विक्ट है, वो डिस्क्वालिफाइड है, उसके साथ नहीं किया जा सकता। तो डिस्क्वालिफाइड मतलब कौन हो गए? एलियन एनिमी, फॉरेन सुवर्जन्स, कॉन्विक्ट्स, ये सब डिस्क्वालिफाइड है। दीज पीपल आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे मान लो अभी मैं तिहाड़ जेल में थी, मैं नहीं थी, सॉरी, मैं क्यों दूं अपना एग्जांपल, XYZ आदमी तिहाड़ जेल में था, अब वो बेल पे मान लो बाहर निकल गया,
तो जब वो बेल से बाहर आया है तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, पर जब वो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। सारे बच्चे समझ गए? चलो आ जाओ एवरीबडी, तो मुझे बता दो सारे बच्चे मैडम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी आपने सेक्शन 10 क्या क्या बोलता है? सेक्शन 10 कहता है, देखो आप लोग ध्यान से सुनोगे बेटा। मैडम अग्रीमेंट होना जरूरी है, हाँ जी। फ्री कंसेंट होना जरूरी है, हाँ जी। फ्री कंसेंट मतलब कंसेंसस एड एडम, कंसेंट शुड बी फ्री, मतलब यू शुड अग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। कोअर्शन द्वारा, फ्रॉड द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद क्या था, आपने क्या पढ़ा था? उसके बाद आपने पढ़ा था पार्टीज शुड बी केपेबल। केपेबल मतलब 18 साल की उम्र के हो, साउंड माइंड के हो, एंड वो नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, डिस्क्वालिफाइड आदमी नहीं होना चाहिए। कौन डिस्क्वालिफाइड होता है? कन्विक्ट्स, एलियन एनिमी, फॉरेन सुवर्जेंस, दीज आर डिस्क्वालिफाइड। एवरीबडी बेटा जी यहां तक सबको समझा? हाँ जी कि ना जी? क्लियर है? ओके मैडम। और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या चीजें हैं, इधर आइएगा। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो दोनों को कुछ कॉन्ट्रैक्ट से मिलना चाहिए क्या? हाँ। कंसीडरेशन मतलब क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं तुमको अपना ये पेन बेच रही हूं तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तुम मुझे कुछ ना दो ऐसा नहीं चलेगा। कहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई ना कोई कंसीडरेशन होना पड़ा। कहता है वैल्यूएबल कंसीडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist either in the sum right, interest, profit, benefit accruing to one party or sir forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered। वैसे इसके ऊपर पूरी की पूरी यूनिट है बेटा कंसीडरेशन पे, मैं आपको सरल शब्दों में इसे बताती हूँ। क्या कहते हैं, कुछ तो रिटर्न में मिलना पड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि ये पेन ले लो और बदले में मुझे 1000 रुपए दे दो, तो मुझे क्या मिल रहा है? 1000 रुपए। पेन देने के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? 1000। तुम्हें क्या मिल रहा है? पेन। तो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है क्या? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी चीज, मैंने तुम्हें बोला मेरी भी एक स्नैक्स की दुकान है और तुम्हारा भी एक स्नैक्स का ब्रांड है। मैंने तुम्हें बोला कि इस गली में तुम अपनी स्नैक्स की दुकान मत डाल। तुम नहीं डालेगा ना तो मैं तुम्हें 1000 रुपए, 10,000 रुपए दूंगी। मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने तुम्हें बोला कि तुम इस रोड पे अपनी स्नैक्स की दुकान मत डालो, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। अब तुमने स्नैक्स की दुकान नहीं डाली तो मैंने तुम्हें क्या दिए? 10,000 रुपए। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? कि तुमने वो काम नहीं किया जो मैंने तुम्हें बोला था नहीं, मतलब मत करने के लिए। मैंने कहा था यह स्नैक्स की दुकान मत डाल, इसलिए मैं तुझे 10,000 रुपए दे रही हूं। तो तुमको क्या मिला? 10,000 रुपए मिले। मेरे को क्या मिला? कि तुमने इस रोड पे स्नैक्स की दुकान नहीं डाली। तो कहते हैं कुछ ना कुछ दोनों को मिलना पड़ा। कहता है हो सकता है आपको कोई राइट, कोई इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट मिल रहा हो, या फिर हो सकता है फॉरबियरेंस, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, जैसे आप स्नैक्स की दुकान नहीं डाल रहे। डेट्रीमेंट मतलब कुछ काम ना करना भी एक कंसीडरेशन है। जैसे मैंने बोला स्नैक्स की दुकान मत डाल, तो तुमने नहीं डाली, तो वो भी मेरे लिए कंसीडरेशन है। ठीक है, तो कहता है समथिंग इन रिटर्न होना पड़ा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट, बेनिफिट, प्रॉफिट, या कुछ ना करना। फॉरबियरेंस मतलब कुछ ना करना, या डेट्रीमेंट मतलब कुछ ना करना भी एक क्या होता है? कंसीडरेशन होता है। सारे बच्चों को समझा गया? इसको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, पूरी की पूरी यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन पे ही है, तो उसको डिटेल में हम वहां डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी यूनिट है, यूनिट नंबर 2 जो कंसीडरेशन पे है, तो कंसीडरेशन को हम वहां पढ़ेंगे। अभी तक आप सिर्फ ये जान लीजिए कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि सब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। मेरे को अगर पेन मिल रहा है तो तुमको 1000 रुपए मिलने चाहिए। मैं अगर बोल रही हूं यहां दुकान मत डाल, तो मेरे लिए कंसीडरेशन है कि तुमने यहां दुकान नहीं डाली, और तुम्हारे लिए कि तुमको 10,000 रुपए मिल गए। तो बेसिकली कह रहा है समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो होना पड़ा। ओके ओके ओके, चलो ऑल राइट एवरीबडी, चलो एवरीबडी यहां तक समझा? यहां पे एक और चीज ऐड कर दे, कंसीडरेशन।
अग्रीमेंट होना पड़ा, फ्री कंसेंट होना पड़ा, कंसीडरेशन, केपेबल होने चाहिए पार्टीज एंटर करने के लिए। ओके बेटा जी, आइए आइए मैडम, आगे बताइए, आगे आओ इधर। मेरे को एक बात बताओ, कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। मैम लॉस कंसीडरेशन में कैसे होगा, कैन यू गिव एन एग्जांपल? मानशा, मैंने बेटा अभी बोला अपने यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे इस चीज को, अभी आप पूरा जानते नहीं हो तो मैंने आपको अभी बोला, इसको मैं डिटेल में आपको यूनिट 2 में बताऊंगी, तब आपको ये चीज समझेगी, अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट 2 उसी के ऊपर है। ठीक है, चलो लॉफुल होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ बेटा, मैं तुमको बोल रही हूं क्या, मैं तुमको बोल रही हूं कि तू मुझे ड्रग्स दे, बदले में मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगी। मुझे बताओ क्या ये लॉफुल है? क्या जो मुझे कंसीडरेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कंसीडरेशन के रूप में मुझे ड्रग्स मिल रहे हैं, क्या ये लॉफुल है क्या करना? तुम मुझे बताओ। कहता है कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। मैंने बताओ, मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, तो मुझे बताओ कंसीडरेशन जो चीज मुझे मिल रही है क्या वो लॉफुल है? क्या इस अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, क्या कि हम ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है इस अग्रीमेंट में एंटर करने का, क्या वो लॉफुल है? नहीं है। तो कहता है ऐसा वैलिड नहीं होगा। तुमको क्या लगता है तुम कोई भी अग्रीमेंट एंटर कर जाओगे? नहीं, अग्रीमेंट क्या होना चाहिए बेटा? लॉफुल होना चाहिए। कहता है कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। कहता है जो चीज आपको मिल रही है एक अग्रीमेंट में, या जो भी ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का, वो लॉफुल होना चाहिए। तुम ऐसे ड्रग डीलिंग, अच्छा मेरे को बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला क्या कि जा सामने वाले का मर्डर कर दे, मैं तुझे बदले में ₹1,00,000 दूंगी, मुझे बताओ क्या ये लॉफुल है? सारे बच्चे बताओ क्या ये लॉफुल है? मैंने तुमको बोला कि जा फलाने का मर्डर कर दे और मैं तुझे बदले में ₹1,00,000 दे दूंगी, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कंसीडरेशन या जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का वो लॉफुल है? नहीं ना मैडम, क्या बातें कर रही हो, ये लॉफुल है? क्या सिखा रही हो हमें? सॉरी बेटा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। चलो अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, इस एग्जाम्पल को पढ़ना, 2 एग्जाम्पल को पहले पढ़ते हैं। कहता देखो, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने बोला कि मैं बी तुझे घर बेच देता हूं, बदले में तू मुझे 100 kg का ड्रग्स दे दे। अब ये क्या है? इलीगल अग्रीमेंट है। ए ने बोला मैं तुझे घर बेचता हूं, बदले में तू मुझे ड्रग्स दे, तो मुझे बताओ क्या ये अग्रीमेंट लॉफुल है? नहीं मैडम, इलीगल है, ऑब्जेक्ट इज इलीगल। हाँ चलो, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स, द अग्रीमेंट इज वॉइड। मुझे एक बात बताओ, ए ने बोला कि तू मेरे पे केस मत कर, मैंने जो तेरी चीजें चुराई है ना, तू मुझ पे केस मत कर, बदले में मैं तुझे जो भी है कॉम्पनसेशन दे दूंगा। तो मुझे बताओ ये भी क्या है? ये भी वैलिड नहीं है, इलीगल है। क्योंकि देखो, अगर कोई आदमी कोई गलत काम करता है, अगर आपने चोरी चकारी की है, तो सामने वाला आपको कोर्ट में घसीट के लेके जाएगा। आप उसे पैसे खिला रहे हो कि तू मेरे पे केस मत फाइल कर, तो यहां पे आप जस्टिस को होने से रोक रहे हो। जस्टिस को होने से रोकना इज इलीगल। क्या तुम कह रहे हो, मैं तुमको कह रही हूं कि मैंने तेरी चोरी तो कर ली, पर तू मेरे पे केस मत फाइल कर, ये ले सेटल अंडर द टेबल ले ले, तू मेरे पे केस मत कर। तो मुझे बता, मैं जस्टिस होने से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही हूँ क्या, कि जस्टिस ना मिले? यस। लेट्स से मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं उसको बदले में कह रही हूँ कि तू मेरे पे केस मत फाइल कर, उसके घर वालों को कह रही हूँ केस मत फाइल करो, ये लो पैसे। तो ये सब इलीगल चीजें हैं, वॉइड चीजें हैं, अनलॉफुल चीजें हैं। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अनलॉफुल है। ठीक है, हाँ अभी जो पोर्शे वाला चल रहा है, हाँ तो मुझे बताओ, अगर आप किसी को हर्ट कर देते हो, आप किसी को, लेट्स से आपने अल्कोहल कंज्यूम किया और आप किसी पे गाड़ी चढ़ा दो, बाद में उसके घर वालों को पैसे दो और बोलो मेरे पे केस मत फाइल कर, क्या ये लॉफुल चीजें हैं? नहीं, जस्टिस होने से आप रोक रहे हो, ये इलीगल चीजें हैं। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? इलीगल है। कहता ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन इलीगल नहीं होना चाहिए, गलत है ये कॉन्ट्रैक्ट। ये अग्रीमेंट्स क्या है? ये अग्रीमेंट्स वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ठीक है, ओके समझ गए? हाँ जी। चलो, कहता है कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एज इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कहता है कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल कब नहीं माना जाएगा? जब लॉ उसे प्रोहिबिट करे, जैसे मर्डर करना, ड्रग्स की डीलिंग करना,
जस्टिस को होने से रोकना, ये सब लॉ प्रोहिबिट करता है क्या? ऐसे काम नहीं होने चाहिए। कहता है कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कब माना जाता है, लॉफुल कब, मतलब अनलॉफुल कब माना जाएगा? जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लॉ मना करता है करने के लिए, प्रोहिबिट करता है। जब आप लॉ को डिफीट कर रहे हो, जैसे आप ड्रग डीलिंग कर रहे हो, जैसे आप किसी का मर्डर कर दे रहे हो, जैसे आप चोरी चकारी कर दे रहे हो, जैसे आप जस्टिस होने से रोक रहे हो, तो मुझे बताओ ये चीजें लॉ प्रोहिबिट करता है। तो ऐसी चीजों के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे ना, तो फिर कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होगा? लॉफुल नहीं होगा, अनलॉफुल होगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझा? इफ इट इज फ्रॉडलेंट, आप फ्रॉड कर रहे हो या इंजुरी कॉज कर रहे हो दूसरे आदमी को, जैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए और बोला उसका घर जला दे, ये सही है क्या? उसके घर को इंजुरी हो रही है, मैंने तुम्हें पैसे दिए, बोला कि उस आदमी को उड़ा दे, तो चलेगा क्या? ये सब सारी चीजें, जैसे मैं तुमको पैसे दे रही हूं, मैं तुम्हारे साथ अग्रीमेंट में एंटर कर रही हूं किसी आदमी की इंजुरी करवाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी खत्म करवा देने के लिए, उसकी घर जलवाने के लिए, ये ऐसी चीजें जो इमोरल है, जो नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें बेटा डिटेल में आगे आएगी। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इमोरल चीज का एग्जाम्पल देती हूं। ए ने बी को पैसे दिए, ए ने बी को पैसे दिए कि तू अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर दे और मेरे से शादी कर ले। ये क्या है? इमोरल चीज है क्या करना? ए ने बी को पैसे दिए, ए बी तू अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे और मेरे से शादी कर दे, ये चीज इमोरल है, ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, अनलॉफुल है। कहता अग्रीमेंट का जो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कब नहीं होगा? लॉफुल कब नहीं होगा? अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ प्रोहिबिट करता है, कोई फ्रॉड कर रहे हो, या किसी भी आदमी या उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी कॉज कर रहे हो, या जो चीज करना इमोरल है, या जो चीज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है मैडम? आगे पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा, पर एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए और कहा तू शादी मत कर, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसे अग्रीमेंट्स वैलिड नहीं है। मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिए और कहा आजीवन तू शादी मत करना, तो ये चीजें अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी होती है। ये आगे पढ़ने वाले हैं मैडम, यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। इमोरल क्या क्या होता है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या चीजें होती है, ये हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ झलक दिखलाजा हुआ है आपके साथ, तो बस आपको ये याद रखना है, कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल। ठीक है, ओके, सारे बच्चे समझा? मैम बिना पैसे के होता तो फिर वो तो बिना पैसे के, बिना किसी का मर्डर करना बिना पैसे के भी, मर्डर करना लॉ प्रोहिबिट करता है क्या? ड्रग डीलिंग लॉ प्रोहिबिट करता है क्या? बिना पैसे के हो कि पैसे के लिए हो, कुछ भी हो, आप कोई ऐसा अग्रीमेंट एंटर नहीं कर सकते जिसमें आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ मना करता है करने के लिए। आप किसी की इंजुरी कॉज कर रहे हो, किसी को फ्रॉड कर रहे हो, किसी के साथ इमोरल काम कर रहे हो, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीजें क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, इलीगल चीज है ना बेटा। तुम किसी को पैसे दे रहे हो और कह रहे हो कि जा शादी तोड़ दे अपनी, मेरे साथ शादी कर ले, ये सब मॉरली चीजें ये ठीक है क्या? नहीं। मैं तुमको पैसे दे रही हूं, अब शादी मत करना आजीवन, ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है रे, गलत बातें हैं। इमोरल काम और भी आपको पता है, मुझे एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है। होशियार लोग हो, तुमको पता है क्या क्या चीजें इमोरल है, जो मॉरली करेक्ट नहीं है। तो अगर अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन इमोरल है तो फिर तो गलत बात है ना यार। सही बातें हैं कि नहीं? मेरे को बता दो, लॉजिकल बातें हैं कि नहीं? तो मुझे बताओ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज ऐड हुई क्या? कि ऑब्जेक्ट जो होता है अग्रीमेंट का, या जो भी कंसीडरेशन है, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे समझे क्या? यो मैडम यो, ओके। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब ये, अब आगे जाके आप पढ़ोगे, एक्चुअली मैं यहां पे आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही। कहता वॉइड अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है ये आगे जाके डिटेल में यूनिट नंबर 3 में आएगा। वॉइड अग्रीमेंट मतलब जो अग्रीमेंट लॉ बोलता है इलीगल हो या वॉइड हो। जैसे इलीगल अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कहता है इलीगल अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं ज्यादा तुमको नहीं बताऊंगी, बट तुम यहां पे ध्यान रखो। कहता है वॉइड अग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। बहुत सारे अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं जिनको लॉ कहता है आप ऐसे अग्रीमेंट एंटर नहीं कर सकते।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब मैं तुम्हारे पे रोक लगा रही हूं कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तो क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है? क्या कहता है अग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, मतलब मैं हर आदमी हर तरीके का बिजनेस कर सकता है, हर आदमी हर तरीके का लॉफुल बिजनेस लॉफुल प्रोफेशन कर सकता है। जैसे तुम मान लो सीए बन गए, जैसे जेनाली मान लो सीए बन गई, और मैं अगर मैं जेनाली के साथ एक अग्रीमेंट एंटर कर रही हूं कि जेनाली तुम अपनी सीए की प्रैक्टिस कभी भी नहीं करोगी, तुम जेनाली और मैंने एग्रीमेंट एंटर किया है, मैं बोल रही हूँ जेनाली ये ले पकड़ ₹1,00,000, तू कभी भी अपनी सीए की प्रैक्टिस नहीं करेगी, तो मैं उसे लॉफुल काम करने से रोक रही हूं क्या? हाँ, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब उसको कोई धंधा करने से रोक रही हूं मैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। मैरिज, मैं तुमको शादी करने से रोक रही हूं, लीगल प्रोसीडिंग, मैं तुमको पैसा दे रही हूं और बोल रही हूं कि मेरे पे केस मत फाइल कर, या फिर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूं और मैं तुम्हें कह रही हूं अगर मैं तुमको पैसा वापस ना भी दूं ना तो तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते। तो ऐसे अग्रीमेंट्स क्या हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स है। इसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगी क्योंकि आगे नीचे यूनिट नंबर 3 में आप इनको डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी यूनिट नंबर 1 में सिर्फ आपको ना एक वर्ड्स थोड़े बताए हुए, आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में कहां पे? यूनिट नंबर 3 में। आप अभी जान लो वॉइड अग्रीमेंट्स मतलब क्या होते हैं, मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स जो लॉ कहता है वॉइड, जैसे लॉ बोलता है किसी की शादी को रोकना, या किसी को काम करने से रोकना, किसी को केस करने से रोकना, ये सारे वॉइड अग्रीमेंट्स है। तो कहता है अग्रीमेंट्स जो आप एंटर कर रहे हो वो वॉइड नहीं होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। इलीगल अग्रीमेंट जैसे ड्रग डीलिंग का अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट है, लीगली राइट नहीं है। जैसे किसी को मर्डर करने का, कमिट मर्डर, ये सब अग्रीमेंट इलीगल होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिकली इधर आ जाओ, इसको बताओ सबको ये चीज समझी क्या? ये जो मैंने यहां पे डाली है, सारे बच्चे इस सर्कल को अच्छे से देखना। इसमें से कोई भी ऐसी बात है क्या जो तुम्हें नहीं समझ में आई? कहता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करे। मतलब सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं। लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन, कहता है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल। जैसे किसी को थ्रेटन करना, किसी के साथ कोई क्राइम करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ इंजुरी कॉज कर देना, किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देना, ये सब लॉफुल चीजें नहीं है। पार्टीज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब 18 साल की उम्र के होने चाहिए आप, साउंड माइंड के होने चाहिए आप, और आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, जैसे तिहाड़ जेल में बैठे हो, एलियन एनिमी हो, फॉरेन सोवर्जिन हो, नहीं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और भी बोली कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है लिखित में हो, ओरल हो, कोई फर्क नहीं है, पर लिखित में होगा तो बेटर होगा। कहता है वॉइड नहीं होना चाहिए, अग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को धंधा करने से रोकना, मैरिज करने से रोकना, या फिर वॉइड मतलब क्या? जैसे इलीगल अग्रीमेंट्स तुम एंटर कर रहे हो, ड्रग डीलिंग, मर्डर वगैरह का, तो ये सब वॉइड होते हैं, वॉइड नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उसे परफॉर्म किया जाए। ठीक है। सर्टेनिटी मतलब वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा कंसेंट ऑब्टेन नहीं होना चाहिए। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है, मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक आदमी ऑफर देगा, दूसरा आदमी एक्सेप्ट करेगा, मतलब प्रॉमिस। एक कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होना जरूरी है। सारे बच्चे मुझे बता दो बेटा, सबको यहां तक ये चीजें समझी? एवरीबडी? कशिश अभी नहीं करवाएंगे बेटा। आई होप कशिश आपने पिछली क्लासेस को अटेंड किया है। मैंने आपको बोला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद 3 और 4 कंप्लीट होगा। कशिश मैंने आपको डिटेल में क्लास में बता दिया था, क्योंकि 3 और 4 जो बचा हुआ पार्ट है यूनिट 3 आधा हो गया है हमारा। आधा जो सोगा का यूनिट 3 बचा है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के बाद आपको समझेगी। तो पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करेंगे, उसके बाद सोगा के यूनिट 3 यूनिट 4 जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था बेटा। चलो एवरीबडी, सबको समझा? वेरी गुड, इजी है। चलिए ओके मैडम, तो आइएगा। अब देखो आपकी बुक को इजी करने के लिए मैंने आपकी बुक के अंदर ही बेटा समरी भी डाल दिया है। आपकी बुक में मैंने समरी भी डाला है, तो ये वही चीज है समरी की जो आप पढ़ चुके हो। ये वही चीज छोटे में स्मॉल में मैंने वापस से इस पॉइंट को
रिपीट कर दिया है, लीगल ऑब्लिगेशन, उसके बाद फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, दोनों छोटे में पूरा पॉइंट समराइज वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैपेसिटी मतलब डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। तो आपकी बुक में मैंने इसकी समरी भी डाल दी है। ये जैसे जो ऊपर वाले पॉइंट हमने पढ़े ना, इन सब का मैंने आपको नीचे समरी भी डाल दिया है आपकी बुक के अंदर ही, ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो जाए। जल्दी जल्दी कभी रिवाइज करना हो तो समरी से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है मैम, जिन्होंने कल से ज्वाइन किया है उन्हें सोगा का बैकलॉग कवर करना पड़ेगा क्या, अभी साथ में या बाद में कर ले? देखो डिपेंड करता है बेटा, मैं तुम लोग को बता देती हूँ। जो भी बच्चे अभी मेरे साथ हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ इस बैच में अभी तक क्या क्या हुआ है। इस बैच में बेटा हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कंप्लीट किया है और हमने सोगा के यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को आधा कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कर रहे हैं। अब देखो आप लोग एक काम कर सकते हो क्या, अगर आपके एग्जाम, जैसे अगर आप एग्जाम सितंबर में देना चाहते हो, अगर आप एग्जाम सितंबर में देना चाहते हो तो साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइव करते चलो और धीरे धीरे करके आप इन चीजों को कंप्लीट करते चलो, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आप इन्हें कंप्लीट कर ले। पर अगर आप एग्जाम जनवरी में देना चाहते हैं तो जब मैं आपको पूरा लाइव क्लास पढ़ा दूं, जैसे पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पूरा एलएलपी, ये सब पढ़ाने के बाद आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। तो डिपेंड्स, देखो अगर आप एग्जाम जनवरी में दे रहे हो तो आपके पास समय है तो आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो, पर अगर आप एग्जाम सितंबर में दे रहे हो तो धीरे धीरे आप लेट से पार्टनरशिप एक्ट को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दो। आप रोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो करो ही, जब भी समय मिले संडे को थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप एक्ट भी देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आपको जैन में देना है बेटा आगम तो आप बाद में देखना, लास्ट में देखना, ये जो कंप्लीट हो चुका पार्ट वो लास्ट में देखना आप। ठीक है, चलो ओके, ऑल राइट, ठीक है, चलिए सबको समझा? तो सारे बच्चे मुझे बता दो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे पार्ट समझ गए? चलिए अब अपने कल आपकी छुट्टी रहेगी और उसके बाद अपने क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल आपकी छुट्टी रहेगी और उसके बाद हम अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं ये हम अपनी कल की क्लास, कल तो छुट्टी है संडे है तो मंडे की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे कि कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत मजेदार बात लगेगी। अभी आप एक काम करेंगे मैम, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बस समरी याद करे तो चलेगा। देखो बेटा आपको ना कुछ भी रटना नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो पर थोड़े थोड़े लॉ के वर्ड्स को यूज करते हुए लिखो। कभी भी आपको रटना नहीं है बेटा कि मैं ना रट लूं। अब आपको देखो समझ में आ गया, क्या समझ में आया? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब आप अपने आप लिख सकते हो क्या, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड when a person is disqualified when he is not the age of 18, when he is a minor, or when he is lunatic, idiot, or when he is drunken or intoxicated under any drugs, so that means the person is of not sound mind. तीसरा चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कौन लोग होते हैं डिस्क्वालिफाइड, एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट्स या फिर फॉरेन सोवर्जियंस, दीज पीपल आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कहता है अब आप अपनी लैंग्वेज में लिखो इसे, लेकिन थोड़े थोड़े कीवर्ड्स को यूज करोगे। ठीक है, ओके, आप बिल्कुल रटो मत, क्या है यार इसमें रटने में। मैं तुमको, चलो अब मैं आपको ना एक छोटा वो देती हूं होमवर्क, आपका होमवर्क ऑफ द डे, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, for a valid contract, parties consent should be free and they should not be disqualified by law. Explain, ये आपका होमवर्क है,
ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का कंसेंट फ्री होना पड़ा, कंसेंट फ्री होना पड़ा और वो लोग लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, इसे एक्सप्लेन करना है, ये आपका होमवर्क है। तो आप बताओगे फ्री कंसेंट मतलब क्या, पार्टीज आर एट कंसेंट, पार्टीज कंसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो आप बताओगे कंसेंट मीन्स टू पार्टीज शुड अग्री इन द सेम थिंग एट द सेम थिंग इन द सेम मैनर, तो हम बोलेंगे उसे कहते हैं कंसेंट। कंसेंट फ्री कब होगा, व्हेन द कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कंसेंट मीन्स कंसेंसस एड एडम, लैटिन वर्ड यूज ना भी लिखो तो भी चलेगा, कंसेंट शुड बी फ्री ऐसा बता दो, एंड डिस्क्वालिफाइड, दीज आर द पीपल हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो आप बता सकते हो, ठीक है, ओके, यस यश करेक्ट बेटा। तो ये बेटा आपका होमवर्क रहेगा, ओके, अपनी लैंग्वेज में थोड़े थोड़े कीवर्ड्स यूज करते हुए आंसर को लिखोगे, ओके जी, हाँ जी मैडम, चलिए जी, ओके बेटा, आज की क्लास आपकी यहां से होती है खत्म, मिलते हैं मंडे को। मंडे को हम क्या करेंगे मैडम, मंडे को हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्यूटीफुली हम पढ़ेंगे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, सी यू बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बाय, सी यू, बाय, ओके बाय।